दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका डीएवी न्यूज़ में। फटाफट से शुरू करते आज की मुख्य खबरें और टुडे ब्रेकिंग न्यूज़। किसान आंदोलन, सरकार से करार के बीच अब और तेज होगा आंदोलन, जाने किसानों के विरोध का प्लान। 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुधवार को केंद्र के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि वह एमएसपी को जारी रखने के लिए लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। किसान नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन में यह कहा कि सरकार अगर दूसरा प्रस्ताव भेजे तो वह उस पर विचार कर सकते। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि अगर तीनों कानून रद्द नहीं किए गए तो एक के बाद एक दिल्ली की सड़कों को बंद किया जाएगा और किसान सिंघू बॉर्डर पार कर दिल्ली में प्रवेश करने के बारे में फैसला ले सकते हैं। 14 दिसंबर को दिल्ली मुख्यालयों का करेंगे घेराव। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार ने अगले दौरे की वार्ता पर अभी कोई फैसला नहीं किया। कक्का ने कहा कि इन कानूनों के विरोध में किसान 14 दिसंबर को राज्य में जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे और 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर राजमार्ग बंद किया जाएगा। किसान नेता दर्शन पाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 12 दिसंबर को आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे को बंद किया जाएगा और उस दिन देश के किसी भी टोल प्लाजा पर कोई कर नहीं दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद एक सुर में बोले विपक्षी नेता, कृषि कानूनों को वापस ले सरकार। हम आपको बता दें, विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यानी बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके एक सुर में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की बातों को समझना चाहिए। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनएसपी प्रमुख शरद पवार और सीताराम येचुरी के साथ ही विपक्षी के अन्य नेता भी शामिल थे। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ने देश की नींव रखी है और रात दिन मेहनत करते। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून उनके हित में नहीं है। इन बिलों को संसद में बिना चर्चा के असंवैधानिक तौर पर पास कराया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कृषि विधेयक पारित किए गए, हमें लगता है कि यह किसानों का अपमान है, इसलिए वे ठंड के मौसम में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं शरद पवार ने कहा कि कृषि बिलों की गहन चर्चा के लिए अब सभी विपक्षी दलों ने एक अनुरोध किया था और कहा था कि इससे सिलेक्टेड कमेटी के पास भेजा जाए। दोस्तों यहाँ पर अगली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर कलर के 4726 पदों पर भर्तियां। हम आपको बता दें पूरी जानकारी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से कुल 4726 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। एसएससी ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी परीक्षा 2020 के जरिए होने वाली भर्तियों का विवरण आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से केंद्रीय विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और एवं पोस्टल असिस्टेंट आदि के पदों पर नियुक्तियां होंगी। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि किस पद पर है कितनी भर्तियां। कंबाइंड हायर सेकेंडरी परीक्षा 2020 के माध्यम से एलडीसी जेएसए के सभी वर्गों में 1538 पद, पीए और एसए के 3181 पद एवं डीओ के 7 पदों पर भर्तियां होंगी। ये नियुक्तियां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ब्यूरो ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सीबीआई, विदेश मंत्रालय, सीजीए, सीजीडीए, कस्टम, एक्साइज आदि में होंगी। अब हम आपको बता दें कि इसकी आवेदन और परीक्षा की अंतिम तिथि। कंबाइंड हायर सेकेंडरी परीक्षा 2020 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। परीक्षा का आयोजन 12 से 27 अप्रैल 2021 तक किया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर दी गई है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी 10 दिसंबर को करेंगे नए संसद भवन का शिलान्यास। 2022 तक बनकर होगा तैयार, जाने कैसा होगा नया संसद भवन। हम आपको बता दें, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पीएम मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नए संसद भवन का निर्माण 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना पर 861.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए टाटा ने इसी साल सितंबर में सबसे कम बोली लगाई थी, जिसके बाद सरकार ने टाटा को भवन के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं नए संसद भवन के शिलान्यास से पहले विवाद भी शुरू हो गया है। इसके निर्माण पर होने वाले खर्च और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को देखते हुए कई लोग सवाल उठा रहे हैं। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से होगा बड़ा। आपको बता दें, मौजूदा संसद भवन गोलाकार है, जिसमें लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सांसद बैठते हैं। भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी।
जिसमें लोकसभा संसद में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं राज्यसभा संसद में 384 सांसद बैठ सकेंगे। ऐसे में नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से आकार में बड़ा होगा और इसमें सुरक्षा और अत्याधुनिक सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। त्रिकोणीय आकार का होगा नया संसद भवन। नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का होगा। यह मौजूदा संसद भवन के पास ही बनेगा। संसद भवन के परिसर में लोकसभा होगी जो मौजूदा संसद भवन से 3 गुना ज़्यादा बड़ी होगी। राज्यसभा भी काफ़ी बड़ी होगी। नए संसद भवन के अंदर भारतीय संस्कृति की छाप होगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कोरोना वायरस को लेकर। भारत बायोटेक और SII की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अनुमति नहीं। हम आपको बता दें, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अनुमति नहीं दी गई। यह बात न्यूज 18 को सूत्रों के हवाले से पता चली है। जानकारी मिली है कि इन दोनों वैक्सीन प्रोजेक्ट को डेटा की कमी के चलते अनुमति नहीं दी गई। दोनों फार्मा कंपनियों ने सरकार से मांगी थी इजाज़त। गौरतलब है कि भारत बायोटेक ने बीते सोमवार को ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DGCI से अपनी वैक्सीन की इमरजेंसी यूज की अनुमति मांगी थी। भारत बायोटेक ने वैक्सीन इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर तैयार की है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज की अनुमति मांगी थी। SII भी इस प्रोजेक्ट में पार्टनर है और इस प्रोजेक्ट का भारत में ट्रायल भी कर रही है। हम आपको बता दें, फाइजर ने भी इमरजेंसी यूज की अनुमति मांगी। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के अलावा अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने भी इमरजेंसी यूज की अनुमति मांगी थी। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में कुछ कोविड वैक्सीनों को लाइसेंस दिया जा सकता है। गौरतलब है कि ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन का उपयोग शुरू किया जा चुका है। इसी के साथ हम आपको बता दें, देश में 8 कंपनियां कोविड वैक्सीन विकसित करने में लगी हैं। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ देश में 8 कंपनियां कोविड वैक्सीन विकसित करने में लगी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी थी। इसी के साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को दी हरी झंडी। 58 लाख से ज़्यादा कर्मियों को मिलेगा लाभ। हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पर 22,810 करोड़ रुपए के व्यय की बुधवार को मंजूरी दी। इस योजना का मकसद महामारी के दौर में कंपनी जगत को नई नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना अवधि में करीब 58.5 लाख कर्मियों को लाभ मिलने की संभावना है। आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसका मकसद आत्मनिर्भर भारत पैकेज की तीसरी किस्त के तहत कोविड-19 महामारी से उबरने के दौरान औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार को बढ़ावा देना और इसके लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करना है। नए कर्मचारियों को 2 साल तक मिलेगा सब्सिडी। हम आपको बता दें, मंत्रिमंडल में इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपए, जबकि योजना की पूरी अवधि के लिए 22,810 करोड़ रुपए की व्यय को मंजूरी दी है। सरकार की यह योजना 2020 से 2022 तक चलेगी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देने के लिए बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक कंपनियों और अन्य इकाइयों द्वारा नौकरियों पर रखे जाने वाले नए कर्मचारियों के लिए 2 साल तक सेवानिवृत्त कोष में कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों की ओर से अंशदान करेंगी। EPF सदस्यता खाता नहीं, फिर भी मिलेगा लाभ। हम आपको बता दें, इसका आशय यह हुआ कि सरकार कर्मचारियों का 12% और नियोक्ता का 12% दोनों का अंशदान उनके भविष्य निधि कोष EPF में करेगी। इसके तहत सरकार 1000 लोगों तक नए रोजगार देने वाली कंपनियों को दोनों हिस्सों का अंशदान करेगी। वहीं 1000 से अधिक लोगों को नए रोजगार देने वाली कंपनियों को प्रत्येक कर्मचारी के 12% अंशदान का ही 2 साल तक भुगतान करेगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 15,000 रुपये या उससे कम मासिक वेतन वाला कोई ऐसा कर्मचारी जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से संबंधित स्थानों में नौकरी नहीं कर रहा है, उसके पास सार्वभौमिक खाता संख्या UANA या EPF सदस्यता खाता नहीं है, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकेगा। इसके साथ ही इन्हें भी मिलेगा योजना का लाभ। वहीं EPFO ने जोड़ा कि कोई व्यक्ति जिसके पास UAN खाता है और 15,000 रुपये मासिक से कम वेतन पाता है, लेकिन 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच कोविड-19 महामारी के दौर में नौकरी चली गई और उसके बाद EPFO से जुड़े किसी संस्थान में नौकरी नहीं की हो, वह भी योजना का लाभ उठा सकेगा। सरकार कर्मचारी के आधार संख्या से जुड़े EPFO खाता में यह योगदान इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से
चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में धीमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए नए मामले। हम आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले अब कम होते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाली संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। स्वस्थ लोगों की संख्या में वृद्धि होने से सक्रिय मामलों में भी दर्ज कमी आई है। बुधवार को यहाँ सक्रिय मामले 1764 और घटकर 20,546 रह गए।